हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक नया चैप्टर दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और इसके साथ जुड़े हुए कुछ रूल्स। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, दैट मीन्स व्हाट इज इट गोइंग टू रेगुलेट? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शेयर परचेज, सेल, राइट। आप इसका कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कौन करता होगा? स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो अब बहुत सारे लोग इसके पर्व्यू में आ गए। अगर आप बात करो इस पूरे चैप्टर के पहले कुछ बेसिक्स की और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, अगर आप वो समझ लेंगे तो एज आई से कि पूरी एक्ट आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये एक्ट आपकी जो है 6 चैप्टर और 32 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। कुछ प्रिलिमिनरी चैप्टर्स, फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन बना सकता है, कैसे वो रिकॉग्नाइज होता है, कैसे वो रजिस्टर होता है, दैट मीन्स हु इज एलिजिबल टू फॉर्म इट, उसके कौन मेंबर हो सकते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन एंड सिक्योरिटीज, देन लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग, फिर पेनाल्टीज और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इतनी बातें आपके इस पूरे एक्ट में कवर होती हैं। किस पर्पस से ये एक्ट बनाया गया? बहुत सारी एक्ट्स जुड़ी हुई हैं, आपस में लिंक्ड हैं। अगर हम सिक्योरिटीज लॉ की बात करें तो इसमें आपको सेबी एक्ट भी पढ़नी है, आपके एलओडीआर, आईसीडीआर, राइट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़नी क्या है क्या नहीं है वो भी मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि ये सारे के सारे क्या है जुड़े हुए, सिक्योरिटीज लॉ है, राइट। डिपॉजिटरीज एक्ट हो जाती है, सब के सब कहीं ना कहीं आपके इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट पे कुछ लोगों को पिक करके बाइंड करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के बारे में रूल्स बताते हैं, कुछ लोगों के बारे में रेगुलेशंस बताते हैं कि कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट? आपको पता ही है लॉ क्यों बनता है, बिकॉज लोग चीजें सही तरीके से फॉलो नहीं करते या कुछ सेट स्टैंडर्ड ही नहीं है कि आपको ऐसे फॉलो करना है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं। वो अभी हम जितना भी सिक्योरिटीज लॉ पढ़े, बेसिकली इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, है ना। इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए हम ये सारे लॉज पढ़ रहे हैं जो कि बनाए गए हैं। यहाँ पे भी पर्पस, पीछे का पर्पस यही है कि इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर्स का क्या हो, बेनिफिट हो। बट अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। मैं प्रियम्बल पढ़ रही हूं, प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। To prevent undesirable transactions in securities by regulating business of dealing therein by providing for certain other matters connected therewith. And this particular act applies to whole of India. समझ में आया कुछ? सिक्योरिटीज से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस जो कि अनडिजायरेबल है। अब अनडिजायरेबल सिक्योरिटीज से जुड़े हुए कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस कौन से? इनसाइडर ट्रेडिंग, अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसके पास ऐसी कुछ अनडिजायरेबल, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है और मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका अनड्यू एडवांटेज उठा के कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकती हूँ, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड विच कैन बी सेड एज अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटी। तो उसको प्रिवेंट करना इस पर्टिकुलर एक्ट का काम है। वो कैसे प्रिवेंट करेगी? रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग देयरइन। कौन उसमें डील कर रहा है उनके बिजनेस को रेगुलेट करना और उससे जुड़े हुए सारे मैटर्स को रेगुलेट करना, सारे मैटर्स को देखना, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि किसकी हम बात कर रहे हैं, हम किसको रेगुलेट करेंगे, किस पे चेक करेंगे, किस पे क्या चीज डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इस एक्ट में अगर हम चैप्टर 1 को हटा दें, चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी प्रोविजंस, चैप्टर 2 क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सबसे पहला जो इस एक्ट का हमारा मेन क्रक्स आता है, जो मेन बात करता है, वो किसके बारे में करता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब एक सवाल ये उठता है कि मैम आखिर स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? See, if we go by the definition,
मुझे आपको बहुत सारी ऐसे तो डेफिनेशन पढ़ानी है, ठीक है, डेफिनेशंस हमें बहुत सारी पढ़नी है, बट उसके पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है. सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, विल रीड विद द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 काफी बार अमेंड हुए हैं, ठीक है. वी नो दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट. ऑब्जेक्टिव भी हमें इसका पता है, बट वन मोर थिंग दैट इज गिवन इन सेक्शन 28 एक्चुअली, पर बात करता है वो नॉन एप्लीकेबिलिटी की. तो जरा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं. बड़ी ही छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी. लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट. The provisions of this particular act will not apply to government, will not apply to RBI, will not apply to any local authority, will not apply to any corporation under any special law, will not apply to any convertible bond or share warrants जब उसमें pre-agreed price पे purchase करने का option रहता है, and will not apply to other cases जहाँ पे भी government ऐसा exempt करना चाहे, ठीक है. गवर्नमेंट पे नहीं, आरबीआई पे नहीं, लोकल अथॉरिटी नहीं, कोई कॉरपोरेशन नहीं, एंड इट कैन बी शेयर वारंट और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. एंड लास्टली जिसको भी एग्जेम्प्ट करना चाहे तो इन केसेस में आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. अब देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा नॉन एप्लीकेबिलिटी पे. Rural Electrification Corporation New Delhi issued 6 years bond to public directly and not through any stock exchange. मतलब हमने बोला कि आपको स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करता है, उसके प्रोविजंस बनाते हैं, सब चीजें अभी आप पढ़ोगे, अभी आपको कुछ पता नहीं है. रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तरह तरह की हमने बातें बोली, पर हमने कहा कि इस एक्ट में जितनी भी बातें लिखी हैं वो कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करेंगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की. एंड आई टोल्ड यू अंडर सेक्शन 28 इट इज क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट विल नॉट अप्लाई टू कॉर्पोरेशंस, राइट. कॉर्पोरेशंस अंडर एनी स्पेशल लॉ. तो उन्होंने अगर बॉन्ड इशू किए हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने वॉयलेट किया है बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज के. अगर उन्होंने बॉन्ड्स इशू कर दिए तो हाउ कैन वी से कि इट इज वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. कैन वी से दैट? नो, वी कैन नॉट, बिकॉज इट डज नॉट अप्लाई टू एनी कॉर्पोरेशन. वो एक स्पेशल लॉ में सेटअप हुआ है तो उसकी बातें कुछ भी अप्लाई नहीं होगी. सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर टू सीक एनी परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फॉर इशूइंग बॉन्ड्स, ठीक है. इट कैन इशू बॉन्ड्स डायरेक्टली टू पब्लिक विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंफॉर्मेशन. बस छोटी सी बात. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन डेफिनेशंस. लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन डेफिनेशंस, बट उसके पहले अ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. इसका मतलब क्या है या होल एक्ट का पर्पस क्या है. अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करें कि क्यों ये एक्ट आई या क्यों ये प्रोविजंस एट ऑल आए, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ. अगर आप 1950s की बात करो तो 1950s में भी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे. स्टॉक एक्सचेंज जो होते थे वो या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते थे या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती थी, ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज का काम करना क्या होता है? काम क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का? एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, राइट. तो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज. आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वेयर यू कैन बाय एंड सेल योर सिक्योरिटीज, राइट. अब आप ये सोचिए अगर स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब 2-4 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज. नाउ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई डू वी नीड कॉर्पोरेट स्टेटस इन एवरीथिंग? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से हम क्यों काम नहीं चला सकते? क्यों कॉर्पोरेट सोसाइटी से काम नहीं चला सकते हम? क्योंकि उसमें ओनरशिप का सेग्रीगेशन नहीं होता है. सेग्रीगेशन नहीं होता है मतलब जैसे हम कंपनी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट. मेरा एकदम बेसिक पर्पस बहुत शॉर्ट में पहले समझने की कोशिश करना है, उसके बाद वी विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. आप एक बात समझो, स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या है? बॉडी ऑफ
individuals. Body of individuals. Now what will happen here is, ये बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, ये बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है. इन्वेस्टर्स है मतलब दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है. वो परचेज करना चाहते हैं कुछ कंपनी की सिक्योरिटीज, अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ये बेचारे इन्वेस्टर्स. इस स्टॉक एक्सचेंज को क्योंकि इट इज मैनेज्ड, इट इज ओन्ड, यू कैन से इट इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इसको, इसका ओनर भी कौन है? ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इसको मैनेज भी कौन कर रहा है? ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, व्हाट हैपेंस हियर इज, समझने की कोशिश करना. ये बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, ये वो लोग हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये कंपनी है. कंपनी, कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगी? ये स्टॉक एक्सचेंज को देगी कि नहीं देगी? राइट. जब कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन दी स्टॉक एक्सचेंज को, कौन सी इंफॉर्मेशन मैम, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? मान लीजिए कंपनी कुछ भी लिस्टिंग की प्रोसेस समझ रही है, या उसका पब्लिक ऑफर आने वाला है, या उसके फाइनेंशियल्स है, सब चीजें आप समझ रहे हो कि देनी होती है. तो ये सारी की सारी चीजें अगर देंगे तो ये किसके पास आ रही है? दे आर मैनेजिंग एंड दे आर ओनिंग. ये कोई स्टॉक एक्सचेंज अलग से स्टेटस नहीं होल्ड कर रहा है. इट इज जस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. दैट मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये किसके पास आई? इन लोगों के पास आई. राइट, इन लोगों के पास आई. नाउ दीज पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टर्स. These people are also investors like them. ये लोग भी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. They are owning, they are managing and they are also investing. क्या आपको लगता है कि ये इसका मिसयूज कर सकते हैं? मैम साफ पता चल रहा है कि मिसयूज तो करेंगे ही करेंगे. व्हेन दे आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन प्री हैंड, तो उनको क्या पड़ी है कि इन्वेस्टर से हमें क्या लेना देना है? छोड़ो यार, अपना पैसे कमाओ. आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, रेगुलेटेड है, उसको ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, ये खरीदो वो बेचो, और क्या करो, बस पैसे कमाते जाओ. सो दे विल ओनली बी कंसर्न्ड इन दीज वेज. राइट. उनको इन्वेस्टर्स से कोई भी मतलब नहीं होगा. उनको इन्वेस्टर्स से कोई भी मतलब नहीं होगा. तो इस स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम कंपनी में बदल दें, अगर हम कंपनी में बदल दें, अब इसके मेंबर्स अलग, इसको चलाने वाले, मतलब पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो हो ही गई, मेंबर्स अलग, डायरेक्टर्स अलग, हुए कि नहीं हुए? मेंबर्स अलग हो गए, डायरेक्टर्स अलग हो गए, मैनेज करने वाले लोग अलग हो गए, उसको चलाने वाले, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग हो गए, और ऑब्वियसली कंपनी एक अपने आप सेपरेट स्टेटस उसने गेन कर लिया. अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है. देखो, अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगी कि कैसे स्टिल परसिस्ट कर रही है, पर ये चीज थोड़ी सी ठीक हुई. दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन. कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन of a stock exchange being a body of individuals or a society by another stock exchange being a company incorporated for the purpose of assisting, regulating and controlling the business. Business of what? Buying and selling of securities. I repeat, corporatization means, इसका मतलब क्या है? Succession of a stock exchange by another stock exchange. Succession of a stock exchange being a body of individuals by another stock exchange being a company for the purpose of regulating, controlling the business of buying and selling of securities. Is that clear? समझ में आया? Concept of corporatization. देखो, तीन बातें होती हैं. ओनरशिप, ओनरशिप राइट्स,
मैनेजमेंट राइट्स एंड ट्रेडिंग राइट्स, ओनरशिप राइट्स, मैनेजमेंट राइट्स एंड ट्रेडिंग राइट्स। यहां पे हम बोल रहे थे इनके पास ये तीनों थी, यही ओनर थे, यही मैनेज कर रहे थे और यही ट्रेड भी कर रहे थे अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टर्स। तो इन इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा था, क्योंकि one who is managing, one who is owning, one who has all the information, one who has all the access is actually investing and making money. तो फिर हम यहाँ पे क्या पागल बैठे हुए हैं? हमारी जरूरत ही क्या है? Why do you need investors? राइट? आपको क्या जरूरत है जनरल पब्लिक की? आप तो खुद ही काम कर रहे हो। तो हमने ये कंसेप्ट हटा दिया, दैट इज मैनेजमेंट ओनरशिप राइट्स हमने सेग्रीगेट कर दी। बट व्हाट अबाउट दोस ट्रेडिंग राइट्स? क्या इनके पास ट्रेड करने का अधिकार नहीं होगा? क्या इनके पास ट्रेड करने का अधिकार नहीं होगा? कंपनी हम ले आए ना, तो कंपनी है। कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम हम लेके आ गए तो कंपनी हो गई। पहले स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग फ्लोर हुआ करती थी, ठीक है, अब सब चीज कॉर्पोरेटाइज हो गया। पर व्हाट अबाउट ट्रेडिंग? सो यहां पे एक नया कंसेप्ट शुरू होता है। कंसेप्ट कौन सा है? डीम्यूचुअलाइजेशन का। अब डीम्यूचुअलाइजेशन देखो क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स। One who is owning and managing and one who is trading should be different. One who is owning and managing and one who is trading should be different. जब आप ऐसी कंपनी के मैनेजर होते हो, ऐसी कंपनी के मेंबर होते हो, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो इस कंपनी को आप मैनेज कर लो, या तो इस स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज कर लो, या फिर इस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर लो। इफ यू आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट देन यू कैन नॉट ट्रेड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो अर्ली 1950s की प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व हो गई कि हम इन्वेस्टर्स के हित में काम करना चाहते हैं। दैट इज वाई ये पर्टिकुलर एक्ट बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज बनाइए, स्टॉक एक्सचेंज बनाइए, उसको रिकॉग्नाइज कराइए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, उसमें स्कीम लाइए ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। दैट इज मैंडेटरी। बिना उसके आपका स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल सकता। जो पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें भी स्कीम इंट्रोड्यूस करिए, अप्रूव कराइए, और उसके बाद आप अपना स्टॉक एक्सचेंज रन कर सकते हो। बिकॉज देयर हैज टू बी अ सेग्रीगेशन, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक साथ रहेगा तो ये इन्वेस्टर्स के हित में नहीं होगा, ठीक है। सो डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स segregation of ownership and management from trading rights of the members of a recognized stock exchange in accordance with the scheme approved by SEBI. सिंपल अगर भाषा में आप समझ रहे हो तो इट इज ओनली सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द राइट, कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो फिर इनजस्टिस होगी ना, इनजस्टिस होगी लोगों के साथ, राइट। देखो पहले तो क्या था, पहले आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे वही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटीज की तरह काम कर रहे थे, और उनका मेन मोटिव क्या होता था? अगर आप प्राइवेट क्लब्स या फिर सोसाइटीज या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या म्यूचुअल एसोसिएशन इस टाइप के किसी की बात करो तो उनका मोटिव क्या होता है? मेंबर्स का बेनिफिट, राइट। वो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है ना इस टाइप की सोसाइटीज, है ना। पर हमने क्या बोला कि अब आप इसको क्या करो, अब आप इसका पर्पस चेंज कीजिए, और हु आर वर्किंग प्राइमरीली फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, अब आप उसको शिफ्ट करिए एंड मेक इट अ लार्ज स्केल टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब उसमें चांसेस क्या है? दैट इज व्हाई इट वाज द नीड टू इन्वॉल्व द स्टॉक brokers. Members of these stock exchanges are called as stock brokers, जिनके पास right to trade होता है, right to trade होता है,
अभी आपको धीरे धीरे सब बातें समझ में आ जाएंगी। हम बोलते हैं ना, आपने पढ़ा है डिपॉजिटरीज, जो कि क्या करते हैं, सिंपली हमारे फिजिकल फॉर्म के सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। देन यू हैव अ स्टॉक एक्सचेंज एंड वी गो थ्रू, हम जिसमें अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। तो स्टॉक ब्रोकर्स एक्चुअली दे आर द मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके मेंबर हैं, तो उनके पास अधिकार होता है ऑफ ट्रेडिंग, राइट। अब ये जो होंगे द मेंबर्स, जिनको हम स्टॉक ब्रोकर्स कह रहे हैं, इनके पास यही काम होगा, दे विल नॉट बी फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। उनका फोकस क्या होगा कि अपने इन्वेस्टर्स की वो हेल्थ को, इन्वेस्टर्स की वेल्थ को प्रमोट करें, ठीक है। नो, ऑफ कोर्स दे रन फॉर प्रॉफिट ओनली, वो गए जमाने, of course they run for profit only. So now you get the point of demutualization. समझ में आ गया demutualization? देखो ये स्टॉक एक्सचेंज और ये इन्वेस्टर्स के बीच में एक कड़ी आ गई ना, स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। हमने बोला कि सेग्रीगेट कर देंगे, अब आपको देखना होगा कि आपका क्या रोल वहां पे हो रहा है, किसमें आप फिट बैठ रहे हो। अगर आपको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना है तो आपके पास ट्रेडिंग राइट्स नहीं रहेंगे। अभी देखो धीरे धीरे जैसे पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, बट कहीं से तो शुरू करना पड़ता है ना। तो ये कंसेप्ट मन में लेके आइए। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब सक्सेशन, पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अब कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो कन्वर्जन किया इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। तो शॉर्ट में कहीं पे भी लिख लीजिए, कॉर्पोरेटाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ बीओआई इनटू कंपनी, बीओआई ऑब्लिक सोसाइटीज इनटू कंपनी। एंड डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअलाइजेशन segregation of what, ownership and trading rights. Actually management and trading rights लिखो, sorry। अभी इसका हम प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन होता है, या सेक्शन 4A में दिया हुआ है कि कंपल्सरीली आपको ये करना ही करना है। एज ऑफ नाउ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सेक्शन 2AA में दिया हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन की डेफिनेशन, और सेक्शन 2AB में दिया हुआ है डीम्यूचुअलाइजेशन की डेफिनेशन, राइट। No, demutualization only requires separating the ownership of stock exchange from the right to trade as a stockbroker, as well as separating the right to participate in management of stock exchange from the right to trade as a stockbroker. चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस दैट वी नीड टू डिस्कस, ताकि हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए, ताकि जो हम एक्ट में पढ़े वो एक्चुअली हमको समझ में आए। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, नॉट व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं तो आप सबके सब प्रपोजल से शुरू कर देंगे, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, है ना, तो अभी वो सब छोड़ देते हैं। नहीं, इट इज नॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, इट रिलेट्स टू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसके रिस्पेक्ट में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट। शेयर परचेज एग्रीमेंट, कभी भी किसी को भी शेयर्स खरीदने हो, ठीक है, मतलब सपोजेडली एक लेट्स से फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एग्जांपल गिवन, आप पहले उसको देखो फिर हम लोग बात करते हैं।
अ कंपनी कुकीज प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 शेयर होल्डर्स। इसके पास कौन से 2 शेयर होल्डर्स हैं? एक मिस्टर रॉक, दूसरा मिस्टर सॉल्ट। मिस्टर रॉक ने डिसाइड किया कि वो अपने पार्ट ऑफ शेयर्स किसको बेच देंगे? किसी और कंपनी को, ठीक है। एंड दैट कंपनी इज नोन एज क्रिस्पी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उनसे पैसे ले लेंगे और उनको सेल कर देंगे। रॉक क्या करे? हाउ टू प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट द ट्रांजैक्शन एज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। ये क्या है? No, it cannot be trading on a recognized stock exchange. It is not an offer to public. हम कुछ भी नहीं बात कर रहे। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स हैं। एक शेयर होल्डर ने सोचा कि मैं अपने शेयर्स किसी और कंपनी को सेल करना चाहता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑल परमिशंस। दिस इज शेयर परचेज, राइट। तो अगर लीगली आपको बाइंडिंग करना है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप ये खरीदना चाहते हैं, मैं ये बेचना चाहता हूँ, दिस इज माई प्रॉपर्टी, राइट। वो मेरा एसेट है, आई वॉन्ट टू सेल इट टू यू, यू वॉन्ट टू परचेज इट फ्रॉम मी। बट जैसे अगर आप कोई लैंड खरीदते हो तो क्या होता है, हर एक का ट्रांसफर का केस अलग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? डॉक्यूमेंट भी अलग अलग होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट विच रिलेट्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज शेयर परचेज एग्रीमेंट। कॉमनली हम इसको एसपीए बोलते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ऑफ सेल एंड परचेज, ठीक है। कि आपको मतलब किस पे क्या बाइंड होगा, क्या आपका मार्केट प्राइस है, कितना प्रीमियम होगा, क्या किसके ऑब्लिगेशन होंगे, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, कैसे ट्रांसफर होगा, हाउ द पेमेंट विल बी मेड, कंडीशन कोई अगर पूरी करनी हो उसके पहले तो, ठीक है। ये सारी की सारी बातें शेयर से रिलेटेड, तो हर एक बात, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, प्रीमियम, जो भी आपकी चीजें हैं, तो ये सारे के सारे डिटेल्स क्या होते हैं, आपको फर्निश करने होते हैं, ठीक है, इस शेयर परचेज एग्रीमेंट में होते हैं। इज दैट ओके? तो अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो भी the transfer of shares from Mr. Rock to Crispy Private Limited will be recorded in a share purchase agreement. अब share purchase agreement में terms and conditions होंगे of the sale, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है दे विल बी रिकॉर्डेड, और उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे, डिटेल्स अबाउट शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या, द नंबर ऑफ शेयर्स, देन प्राइस ऑफ शेयर्स, देन प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद जो भी कंडीशंस आपको पूरी करनी है, कब ये ट्रांजैक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स विल बी रिकॉर्डेड देयरइन, राइट। नाउ कुछ और 2-4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक है डिराइवेटिव, एक है डिराइवेटिव। डिराइवेटिव का मतलब क्या होता है? कभी सुना है डिराइवेटिव? सुना तो बहुत बार होगा, और आई बिलीव अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो तो आप ये चीज मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे। डिराइवेटिव, डिराइवेटिव हम नाम ही क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी से डिराइवेटिव? बिकॉज इट डिराइव्स द वैल्यू, और इट डिराइव्स फ्रॉम अनदर थिंग, है ना। किसी और चीज से वो डिराइव होता है, उसको हम डिराइवेटिव बोलते हैं। कैसे क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहली बात, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for difference of any other form of security. A contract which derives its value from the prices, index of prices of underlying securities, commodity derivatives and such other instruments as may be declared by central government to derivatives. Derivatives फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप इनको बोल सकते हो, जिसमें आप प्राइस स्पेक्यूलेट कर सकते हो, ठीक है। प्राइस स्पेक्यूलेट कर सकते हो ऑफ द एसेट,
ठीक है, ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, और उसके बाद आप प्रॉफिट्स ले सकते हो। सो डिराइवेटिव्स का मतलब भी यही होता है कि इस टाइप की सिक्योरिटी, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जिसकी आप वैल्यू डिराइव कर रहे हो फ्रॉम समथिंग एल्स, फ्रॉम समथिंग एल्स। अगर हम कॉमनली बोले तो आपने सुना होगा फ्यूचर, ऑप्शन, वारंटी, ये सारे क्या होते हैं? नो, these particular type of contracts derive their value from the underlying asset। अगर मान लीजिए कोई शेयर ही है, ठीक है, आपने बोला कि ये शेयर, अभी मैं आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगी, पुट ऑप्शंस, फॉरवर्ड ऑप्शंस, फॉरवर्ड फ्यूचर, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, जितनी हमको जरूरत है बस उतना ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।